महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। नमस्कार दर्शकों, मैं शशि आज के विशेष कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान के लिए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम विशेष रूप से लिया जाता है, लेकिन आज़ादी की ये लड़ाई महिलाओं के योगदान के बिना अधूरी समझी जाती है। आंदोलन की लड़ाई में पुरुषों का शामिल होना बहुत ही आसान था, लेकिन महिलाओं को आंदोलन में शामिल होने के लिए अनगिनत बेरियों को तोड़ना होता था। फिर भी अनगिनत महिलाओं ने आंदोलन में शामिल हुई और अनगिनत बेरियों को उन्होंने तोड़ा, अपने जान की बाजी लगा दी। उनके इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। कुछ महिलाएं तो ऐसी थीं जिनकी वीरता ने कभी हार नहीं मानी, जैसे रानी लक्ष्मीबाई, उषा मेहता, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, कमला नेहरू, विजया लक्ष्मी पंडित, अरुणा आसिफ अली इत्यादि। ये सभी वीरांगनाएं हमारे आज की महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। दर्शकों, आपको बता दें कि आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के योगदान के बारे में। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही खास मेहमान। आपको बता दें कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार जी हैं और साथ ही हैं नमिता हल्दर जी। ये संत माइकल स्कूल से सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं और सुप्रसिद्ध लेखिका भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में। मैम, सर्वप्रथम आपसे ये जानना चाहूँगी कि आंदोलन में हमारी महिलाओं को आगे आने के लिए किसने प्रेरित किया? आपका प्रश्न बहुत सही है। महिलाओं को स्वाधीनता संग्राम के इस यज्ञ में आने के लिए किसने प्रेरित किया? अर्थात जब महिलाएं देख रही थी कि उनके पति, उनके भाई, उनके पिता सब अंग्रेज़ों के अत्याचार से पीड़ित होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए चाहे हाथ में शस्त्र उठा ले रहे थे या फिर किसी और तरीके से वो स्वाधीनता संग्राम में योगदान दे रहे थे, उस समय क्या महिलाएं पीछे रहती? क्या हम नहीं जानते हैं कि एक रथ दोनों पहियों के द्वारा ही ठीक सुचारू रूप से चलता है। अगर दोनों पहिए ठीक रहें तो ही रथ या गाड़ी जो भी है ठीक से चलती है। ठीक इसीलिए स्वाधीनता संग्राम में जिस तरह से पुरुषों ने योगदान दिया, महिलाओं ने भी उसी तरह से योगदान दिया। जी मैम, सर आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं के जो योगदान है उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ आध्यात्मिक हो या सामाजिक रूप से नारी को बहुत ही ऊंचा स्थान दिया गया है और मानना है कि शिव भी जो हैं शक्ति के बिना शव होते हैं। तो नेचुरली है कि अगर आप कोई भी काम करते हैं, छोटा सा भी अगर कुछ होता है तो उसमें शक्ति की आवश्यकता होती है। और ये तो बरसों तक चलने वाला महायज्ञ था जी। ये इतना बड़ा संग्राम, उसमें शक्ति के बिना कैसे कुछ हो सकता था? तो नेचुरली है कि वो शक्ति का और शक्ति का स्रोत तो नारी ही है, चाहे वो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, चाहे किसी रूप में। तो इसलिए मेरा मानना है कि बिना नारी शक्ति का कोई भी काम संभव तो है नहीं समाज में भी। तो नेचुरली है कि उसमें भी क्रांति में सबसे ज़्यादा अगर योगदान माना जाए
तो नारियों का रहा है, नारी शक्ति का रहा है, मेरा यही मानना है। ये तो हम लोग जानते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में अगर महिलाएं नहीं होती तो ये इतना मुमकिन नहीं था कि इतना आसान हो जाता। तो सर ये जानना चाहूँगी कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनका क्या योगदान रहा, और उनके बारे में, कुछ महिलाओं के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखिए, बिहार तो शक्ति का स्थल है ही, तो यहाँ से सबसे 1857 में भी जो क्रांति हुई, प्रथम क्रांति, उसमें भी सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी महिलाओं का बिहार से ही हुआ था। और बिहार के आप सासाराम ले लीजिए, वहाँ से हाजी बेगम हो, या फिर आरा की करमन बेगम, हजरत बेगम, बहुत सारी महिलाएं हैं। आप पटना के ही जगत नारायण लाल जी की पत्नी राम प्यारी देवी हों, फिर आप जयप्रकाश जी की पत्नी थी प्रभा जी, तो ये, और ख़ास करके एक नाम तारा रानी श्रीवास्तव, मैं भी यही कहना चाह रही थी। तारा रानी श्रीवास्तव, तारा रानी श्रीवास्तव का योगदान जो है बहुत ही बड़ा रहा है। उन्होंने, उनके पिता भी क्रांतिकारी थे जिन्हें छल से अंग्रेजों ने मार दिया। उसके बाद उनकी माँ, उनके दादाजी, और उनका शादी भी एक सिवान के रहने वाले फुलेना प्रसाद श्रीवास्तव से हुआ। और फुलेना बाबू भी बहुत बड़े क्रांतिकारी। अब उनके साथ तारा देवी यहाँ से, बिहार से लेके बड़गा तक गई, वहाँ से लखनऊ में भी क्रांति में उन्होंने भाग लिया। उसके बाद लौट के जब बिहार आई तो छपरा में उस समय नारी को घर से निकलना, सामान्य घर से निकलना नारियों के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन वो घर से लोगों को निकाली, महिलाओं को निकाली और क्रांति में जोड़ी। सबसे बड़ा बात क्या हुआ कि जब 42 में क्रांति जो, जैसे यहाँ सत्यमूर्ति है उसी तरह से वहाँ भी थाने पर झंडा फहराने की बात थी, और उसके लिए एक बड़ा सा हुजूम निकला था जिसका नेतृत्व फुलेना बाबू कर रहे थे। तो उनको जब गोली लगी, 9 गोली लगी थी उनको, गोली लगने के बाद उनका झंडा लेकर वो ही फहराई। तो यानी कि उन्होंने अपने पति, अपने पिताजी का, दादाजी का, माँ, सास और पति, सबका उन्होंने निछावर कर दिया देश के लिए। इससे बड़ा क्या हो सकता है। और उसके बाद भी वो सतत लगे रही समाज के सेवा में। क्या मैं एक बात बोल सकती हूँ? जी 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 जी। हम देखते हैं कि नारी के लिए पति परमेश्वर हैं, परंतु यहाँ पर तारा रानी के विषय में हम देखते हैं, जिस समय फुलेंदु बाबू को गोली लगी थी, उस समय उन्होंने अपने साड़ी का आंचल फाड़कर, पट्टी बांधकर, फिर से वो झंडा लेकर चली गई, मट्टी का लेप लगाकर बांध दी। हाँ, झंडा लेकर चली गई और कचहरी में फहरा कर जब वो वापस लौटी तब पति के प्राण पखेरु उड़ गए थे, परंतु इसके बावजूद वह कमजोर नहीं पड़ी और 15 अगस्त 1947 तक महात्मा गांधी के साथ जुड़ी रही स्वाधीनता आंदोलन के कार्यक्रम में। तो ऐसी नारियों को हम कितना जानते हैं? हम इस तभी जानेंगे जब इस तरह के कार्यक्रम होंगे। इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा लोगों के बीच में नारियों के योगदान के बारे में प्रचार और प्रसार किया जाएगा। इसलिए मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देती हूं कि आपने इस तरह का प्रोग्राम आयोजन किया। नहीं, इसके अलावा भी आप जिसको बहुत हम लोग मानते हैं कि वो नीचे तबके की है, कोठा पर जो गाना गाती हैं या नृत्य करती हैं, उनका भी आज़ादी के लड़ाई में बहुत बड़ा योगदान है। उनके जब महेंद्र मिश्र जी को गिरफ्तार किया गया था तो बनारस, गया, मुजफ्फरपुर, कलकत्ता कि जितने भी ये लोग थी, वो कही कि जितना भी आपको उनके वजन के बराबर हम सोना चांदी दान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको छोड़ दिया जाए। अच्छा, उसके अलावा क्या होता था कि क्रांतिकारियों को शरण देना, उनको सूचनाएं देना, गुप्त जो सूचनाएं होती थी वो अवेलेबल कराती। तो मैं चाहूंगी कि बिहार की ऐसी महिलाओं की जो बातें हैं जो हमारे दर्शक तक नहीं पहुंची अभी तक, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं उनके बारे में, तो मैं चाहूंगी सर कि आप उनकी बातों को दर्शकों के सामने रखें और उनके बारे में कुछ बताएं। वही तो बता रहे हैं कि जो महिलाएं यहाँ बिहार की और बाहर के भी, जैसे झांसी के आप शुरू से ले लीजिए, झांसी की रानी रही हो, या फिर और ऐसा नहीं था कि सिर्फ
57 से ही जो क्रांति में रानी, बेगम और सारे तबके के नारी लोग जो है वो उसमें सम्मिलित थे, जिसमें आपको हजरत बेगम थी, फिर रानी रामगढ़, ये सब सारे लोग सम्मिलित थे। लोग नहीं जानते हैं क्योंकि क्या है ना कि हमारे यहाँ अब चाहे कारण जो भी रहा हो, इतिहास सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया गया लोगों के बीच में, जिसके कारण जो है लोगों को जानकारी नहीं जी है। जी, वो गुमनाम चार रही, लोगों को जान रहे हैं हम जी, वो गुमनाम रही। तो यही तो इसलिए ये कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं कि वो सारे लोग सामने आए। जो महिलाएं थी हमारी आंदोलन के वक्त, उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, बहुत सारे वैसे कार्य किए, बहुत त्याग किए, तो उसे हमारे जो लोग हैं अपने लोग जान सके उनके बारे में। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये तो बिहार की बातें हुई और पूरे भारतवर्ष की महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया था, तो उनके बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप बताएं उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसलिए मैं एक ऐसी नारी की बात कहना चाहती हूँ जो निरक्षर थी, क्योंकि मैं उस नारी की बात कर रही हूँ जिनका जन्म 1870 में हुआ और उस समय लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, शिक्षा का उन्हें फायदा नहीं मिलता था, निरक्षर थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि उस समय पिता माता यही सोचते थे कि लड़कियों को किसी तरह से विवाह कर दिया जाए। और ठीक यही जिस नारी की बात मैं कर रही हूँ वो उस नारी का नाम था मातंगिनी हाजरा। ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में इनका जन्म हुआ था 1870, जैसा कि मैंने कहा। और उसके पिता ने, उसकी उम्र 10 या 12 वर्ष की रही होगी उस समय, उसका विवाह 60 वर्ष के एक वृद्ध परंतु धनी था उसके साथ कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं होना ही था, 18 वर्ष की आयु में ही वो विधवा हो गई और इस विधवा होने का दायित्व भी उसी पर मढ़ा गया कि उसी के कारण उसके पति की मृत्यु हुई। उस समय की व्यवस्था यही थी, परंतु वह हार नहीं मानी। वो पति के मकान के बगल में ही कुटिया बनाकर रहने लगी। और सन 1930 में जब मिदनापुर जिले के उसके गांव में एक जुलूस निकला, 1930 में नमक सत्याग्रह आंदोलन भी हुआ था, उस समय वहाँ के युवकों ने एक जुलूस निकाला। उस जुलूस से उसे पता चला कि देश में स्वाधीनता नाम की क्या चीज़ है और उससे उसका जीवन जैसे एकदम बदल गया। 1932 में फिर से उसी गांव में जुलूस निकला। उस जुलूस में मातंगिनी ने देखा कि कोई नारी नहीं है, तो खुद उस जुलूस में सम्मिलित हो गई कि खाली पुरुषों का जुलूस था, तो उसमें वो खुद गई। इसके बाद वो भी मिदनापुर जिले के कचहरी में उस समय वही अंग्रेजों का झंडा उतारकर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश। तो उस समय अंग्रेजों के जो सैनिक थे वो गिरफ्तार कर लिए जिन लोग थे जुलूस के लोग, किंतु इनकी उम्र देखकर 60 वर्ष 1870 1930 पूरे 60 वर्ष की थी उस समय, 60 वर्ष उम्र देखकर उन्हें छोड़ दिया गया। परंतु इसने उस मातंगिनी ने उसका फ़ायदा उठाया। फ़ायदा उठाकर वह कचहरी में जाकर तिरंगा झंडा फहरा दी। इसके कारण उसे क्या भोगना पड़ा, इतनी मार पड़ी कि उसके मुंह से खून निकलने लगा, किंतु इस पर भी वह दमी नहीं। सन 1933 में गवर्नर को काला झंडा दिखाने के लिए उसे 6 महीने की सजा भी हुई। इसके बाद तो उसके मन में उसका जीवन का नया अध्याय खुल गया था। स्वाधीनता के लिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करना चाह रही थी। जब 1942 का आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। उस समय 12 अगस्त को यहाँ जुलूस निकाला गया मिदनापुर में। जी जी। और उस समय सब लोग चाह रहे थे कि नारी है, इसे पीछे रहना चाहिए। पुरुषों का ही जुलूस था। पुरुषों के जुलूस में जब अंग्रेज की सेना ने बंदूकें तान ली, तब थोड़ा सा जुलूस में खलबली मच गई। तब मातंगिनी ने बीच
जुलूस में से निकलकर तिरंगा झंडा लेकर वह सामने आ गई और ललकारी कि क्या आप लोग पीछे हटेंगे। और उस समय फिर से जुलूस एकत्र हुआ, परंतु अंग्रेज सैनिक कैसे चुप रहते। मातंगिनी के पैर में एक गोली मारी पहले, फिर भी वह चलती रही। उसके बाद उसके हाथ में तिरंगा झंडा लेकर हाथ में गोली मारी गई, तब भी वो दूसरे हाथ में तिरंगा झंडा लेकर चलती है। फिर तीसरी गोली उसके सीने में लगाई गई, तब तो धराशाही होना ही था। इस तरह से चूंकि वो गांधी जी के विचारों से बहुत प्रभावित थी, इसलिए बंगाल में इसे गांधी बूढ़ी के नाम से जाना जाता है। बंगाली में बूढ़ी का मतलब होता है बुद्धि, गांधी बुद्धि के नाम से जाना। इन मातंगिनी हाजरा के अल्प परिचित है, सामान्य परिचित है, परंतु हम लोग कहाँ जानते हैं। यद्यपि कलकत्ता में उनकी मूर्ति कई जगह पर स्थापित है। इसके बाद मैं एक और कहना चाहती हूँ, आपने तो अरुणा असफ अली के बारे में कहा, हाँ, तो वो तो थी ही। लक्ष्मी सहगल थी। अरुणा असफ अली हरियाणा के, माने वर्तमान हरियाणा, उस समय का पंजाब के एक बंगाली परिवार में ही उनका जन्म हुआ था। जी जी। उनका नाम था अरुणा गांगुली, परंतु बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी। नैनीताल और लाहौर में उनका सारी शिक्षा हुई। इसके बाद उन्होंने विवाह किया आसफ अली, जो एक स्वाधीनता सेनानी थे। और विवाह के बाद अरुणा आसफ अली ने जब वर्तमान मुंबई, उस समय के बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराया, क्योंकि उस समय सारे नेता, कांग्रेस के सारे नेता गिरफ्तार हो गए थे। तो और इस प्रकार से उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, 42 के आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। और उसने एक चीज और अपनाई थी, भूमिगत, मतलब उन्होंने अपने आप को बंदी, माने अंग्रेजों के बंदी बनाने से अपने आप को बचाए कैसे रखी, भूमिगत रहकर उसने। और जिन लोग को गिरफ्तार नहीं किया गया था, उन लोगों को वो प्रोत्साहन देती थी, सहायता करती थी, किस तरह से आंदोलन को चलाया जाए। तो जैसे उत्तर प्रदेश की थी दुर्गा भाभी, उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी और बहुत अच्छे संपन्न परिवार से रहने वाली थी, लेकिन वो जब आई शादी होकर के, वो उनके पति जो है वो क्रांतिकारी थे, तो माहौल में मिला वैसा, उनका सपोर्ट मिला। उसके बाद वो जो भी क्रांतिकारी उनके यहाँ आते थे, उनका पूरा देखभाल, उनको सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाना। और हुआ क्या कि जब भगत सिंह पर लोग, पुलिस जब पीछे पड़ गई थी, तो अंग्रेज दाम्पत्य के रूप में वो भगत सिंह थे पुरुष के, और ये उनकी पत्नी बनकर एक नौकर, राजगुरु उनके नौकर बनकर निकले थे, और वो गए, उनको फिर सीमा से पार करवा दिया गया जहाँ जाना था। तो बहुत सारा वो इनका एक्टिव रही है, खुद कई एक बार वो खुलकर क्रांति में भाग भी ली। जी, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ। अभी तो मैंने 60 साल की वृद्धा की बात कही, जी। यहीं पर हमारे देश में 19, 20, 21 वर्षीय नारियों ने भी बहुत योगदान दिया। बिल्कुल बिल्कुल मैम। इस कड़ी में जैसे अरुणा आसफ अली का नाम आता है, इसी कड़ी में प्रीतिलता वादेदार का भी नाम आता है। कैसे? शांति घोष है। हाँ, मास्टर दा अर्थात सूर्य सेन, जिन्हें मास्टर दा के नाम से हम जाना जाता है। प्रीतिलता वादेदार सूर्य सेन के साथ युक्त हुई, और सूर्य सेन ने, इन लोगों ने एक यहाँ पर माने अभी पहले पूर्वी बंगाल था, अब तो बांग्लादेश हो गया है। पूर्वी बंगाल के चट्टग्राम में, वहाँ पहाड़ी वगैरह तलहटी में, पहाड़ी की तलहटी में एक यूरोपियन क्लब हुआ करता था। उस क्लब के बाहर लिखा हुआ था, डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। कितना बड़ा असम्मान, बहुत बड़ा सम्मान। इंडियंस, भारतीयों को कुत्तों के साथ तुलना की गई। ये सूर्य सेन और प्रीतिलता को सहन नहीं हुआ, बोले इसका एक प्रतिकार करना चाहिए। और प्रीतिलता सूर्य सेन से ही प्रभावित थी, निश्चित। प्रीतिलता ने जिस दिन ये प्रोग्राम तैयार किया गया, उस समय उसने अपने साथ शस्त्र वगैरह तो ली थी, और उस क्लब के खिड़की में
एक बम फिट की। बम फिट के जब बम विस्फोट हुआ तो पूरा क्लब हिल गया। और उसके बाद सशस्त्र माने प्रीतिलता अकेली नहीं थी, उसके साथ और भी कई साथी थे। तो उन लोगों ने धुआंधार गोली चलाना शुरू किया। उसमें से बहुत लोग घायल हुए, एक यूरोपियन महिला मृत्यु को भी प्राप्त हुई। परंतु अंग्रेज तो चुप नहीं रहेंगे ना, तो अंग्रेजों ने भी गोली चलाना शुरू किया। तो प्रीतिलता भागी जी। फिर भी उसको लगी गोली। तो उसके बाद उसने अपने साथ पोटेशियम, क्योंकि लड़कियों के लिए तो एक इज्जत का भी सवाल होता है। जी जी। पकड़ में आने से तो नारी का असम्मान हो ही सकता है, इसीलिए वो पोटेशियम साइनाइड अपने साथ रखती। जब देखी कि अब मैं गोली लग गई, अब मैं चल नहीं पाऊंगी, तब अपने मुंह में पोटेशियम साइनाइड रख ली और इस तरह से अपने प्राणों का बलिदान कर दी। तो ये अर्थात हमारे देश की नारियां अपने खुद का आत्मसम्मान तो है ही, सारे देश की महिला, सारे देश के पुरुषों के सम्मान के लिए भी उन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है। और भी कई सारे हैं, अगर आप समय दे, इजाजत दे तो मैं कह सकती हूँ। ज़रूर, मैं चाहूँगी कि अगर हमारे भारत की कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें अभी तक वो इतिहास के पन्नों पर आई नहीं है सामने, तो उनके बारे में अगर कुछ बताएं आप तो बड़ा ही बेहतर होगा। जैसे ये अभी जो मैं कह रही थी, प्रीतिलता वाडेकर, या इन लोगों का नाम भी कितने लोग जानते नहीं जानते। नहीं जैसे जानते। बताया मैंने, शांति घोष थी, दो बहनें थी, दोनों ने घुस करके अंग्रेज ऑफिसर को गोली मारा। जी जी। कितने लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं? बहुत तो कम लोग जानते हाँ, बहुत कम लोग जानते हैं। जी, तो मैं चाहूँगी सर कि आप उनके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं, कुछ ऐसे नाम जो अभी भी गुमनामी के अंधेरे में हैं, जिन्होंने बहुत बड़े त्याग किए और वो अभी तक सामने आई नहीं, तो उनके बारे में जानना चाहूँगी। बहुत सारे नाम हैं, इतना तो अभी मैंने को लगता है कि जो स्थिति है कि हमको हजारों नाम हैं ऐसे जिनको लोग नहीं जान रहा है। घर गांव में बहुत सारे छोटे छोटे जगहों पर। अब जैसे आप देख लीजिए ना, कितने लोग जान रहे हैं कि हाँ, विद्यावती देवी भगत सिंह की माँ का नाम था, कोई नहीं जान रहा। अभी हाल 1 तारीख को उनकी पुण्यतिथि थी। जी जी। कितने लोग जानते हैं? इतिहास में सिर्फ यही लोग जानता है कि हाँ, उनकी माँ थी, भगत सिंह की माँ थी। जी। लेकिन इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। तो क्रांति में जो हमारी महिलाएं थी, उनके जो इतने बड़े योगदान रहे हैं, तो इन्हें आप किस रूप में देखते हैं? आपके क्या मतलब विचार हैं इसमें? तो स्पष्ट है कि बिना उनके योगदान के तो कुछ हो ही नहीं सकता था। तो माँ के रूप में हो, बहन के रूप में हो, अगर आप कोई फाइट करने जा रहे हैं, जैसे अब जेपीए के ले लीजिए, अगर जेपी चाहे गांधी जी के ले लीजिए, अगर साथ नहीं देती तो गांधी को क्या, तो अगर जयप्रकाश नारायण के साथ प्रभावती देवी नहीं होती तो क्या कर। इस तरह से सारे जो है वो जितने भी आप नाम लीजिए क्रांतिकारियों का, उनके पीछे तो वही है, उनकी पत्नी हो चाहे माँ के रूप में हो। अब भगत सिंह के ही माँ अगर उतना नहीं उनको बढ़ावा देती बचपन से, तो उतना उनमें कहाँ से आ पाता। जी मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसा कि अभी आपने बताया भारत की कुछ महिलाओं के बारे में, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपके क्या विचार हैं जो क्रांति में हमारी महिलाएं के जो योगदान रहे, उनके बारे में आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारी हमारी मान्यता है। अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। जब इतना बड़ा सम्मान नारी को दिया गया है, तब नारी के योगदान के बिना कोई भी कार्य संपन्न तो हो ही नहीं सकता ना। तो जब स्वाधीनता संग्राम ये इतना बड़ा महायज्ञ है, इस यज्ञ में नारी भला कैसे पीछे रहती? हमें पुरातन देखिए ना, अब देवासुर संग्राम से लेकर के अभी तक के ले आइए, बिना नारी के कहाँ कुछ हुआ है, संभव ही नहीं था। मैं ये चाहूँगी कि चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं दर्शकों से यही कहना चाहती हूँ कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता है, बड़े कष्ट से, बड़ी मेहनत के बाद इस बेसहारों का होता है। इसलिए इस जीवन में यथासंभव सत्य पथ पर चलें,
आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ, देखिए सरकार चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो, उसके भरोसे न रह करके जो चौथा स्तंभ है हमारा, जैसे आप हैं, मीडिया हैं, शिक्षक हैं, हम लोग कलाकार हैं, इनको चाहिए कि ऐसे लोगों के इतिहास को लोगों तक पहुंचाए अपने जो भी साधन है उसके अनुसार। यही हमारा उनके प्रति श्रद्धांजलि होगी। और साथ ही हमें भी ईमानदार होनी होगी, पूरे नागरिकों को ईमानदार होगी। सत्य से हम भटक रहे हैं, इस बात को मुकरने से कोई बात नहीं हुई। हम आज भी कुछ लोग हैं जो सत्य पथ पर चल रहे हैं, परंतु कुछ लोग हैं जो सत्य पथ पर नहीं चल रहे हैं। तो ये मानसिकता। मैम, आप लोग यहाँ आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, अभी आपने देखा आज़ादी के आंदोलन में हमारे भारत की महिलाओं के योगदान के बारे में। उनके बगैर ये मुमकिन नहीं था। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सुझाव दे सकते हैं। हमारा पता है द्वारा केंद्र निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आजादी के वर्षगांठ पर चलो मनाए उत्सव। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव। आओ मिलके मनाए। आजादी की ऊर्जा का है अमृत, नए नए विचारों का है अमृत, नए नए संकल्पों का है अमृत, आत्मनिर्भरता का ये अमृत। ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है अमृत महोत्सव, ये है